नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज का क्लास मैं बिहार जीके से रिलेटेड लेकर आई हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार जीके से रिलेटेड वो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम विजेता। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक या बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बिन बख्तियार खिलजी हम सब जानते हैं, इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपहसालार था। ठीक है, भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक उसका सैन्य सिपहसालार बिन बख्तियार खिलजी था, जो 12वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है, 12वीं सदी के अंत में ये भारत आया था और इसने 1193 में, ठीक है, 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की तो इसने जो तबाही की थी उसके बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो भी आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ ही इसने बहुत बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार भी किया था और मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है, मिन्हाजुद्दीन सिराज की रचना है तबाकते नासिरी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, तबाकते नासिरी किसकी रचना है? मिन्हाजुद्दीन सिराज की। इस रचना में नालंदा विश्वविद्यालय की जो तबाही हुई थी उसका वर्णन है। ठीक है, तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक और प्रथम मुस्लिम विजेता बिहार में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। जब इन्होंने 1920 में, ठीक है, 1920 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 1920 में बिहार उड़ीसा एक साथ था। बिहार उड़ीसा से अलग 1936 में हुआ था। ठीक है, तो 1936 में जब बिहार का गठन हुआ था तब इसके जो गवर्नर बने थे वो थे डेविड सिफ्टन। ठीक है, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें बिहार के पहले गवर्नर जनरल के बारे में जो क्वेश्चन था उसके आंसर में डेविड सिफ्टन था। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे हैं और आंसर दोनों के अलग अलग हैं और वो क्यों अलग है ये यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। और आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में या तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा रहेंगे या डेविड सिफ्टन रहेंगे। ठीक है, और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पूछता है तो उसका भी ऑप्शन अलग होगा, वो मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी। ठीक है, तो जब 1936 में उड़ीसा अलग हो गया तब
जो राज्यपाल बने वो डेविड सिफ्टन बने थे, ठीक है, जो गवर्नर बने थे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वो थे जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, ठीक है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर बिहार राज्य के बने थे। ऐसे अगर पूछेगा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर और ऑप्शन सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा रहेगा, ये तीनों में से कोई एक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि तीनों दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल नहीं। तो 1920 ध्यान रखेंगे, जब उड़ीसा और बिहार एक साथ थे तब सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार का चेरो विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो आधिकारिक रूप से 1798 ऑप्शन में ये ही देता है ईस्वी, इसलिए 1798 हम लोग पिक करेंगे। बाकी इसको अगर हम लोग समझते हैं चेरो विद्रोह को, तो बिहार में चेरो, चुआर, चौर, ठीक है, तीनों के नाम से जाना जाता है। चेरो, चुआर और चौर, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये विद्रोह जो है वो बिहार में 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। पहला चरण जो इसका था वो था 1770 से 1771, ठीक है। और दूसरा चरण था इसका 1800 से 1818, ठीक है। आधिकारिक रूप से 1798 ही पिक करेंगे। ये मैं आपको बस चेरो विद्रोह के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। तो जब पहले चरण में चेरो विद्रोह हुआ था तो ये विद्रोह चेरो शासक चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के जो दावेदार थे गोपाल राय, उनकी ओर से लड़ रहे अंग्रेज़ों के साथ था, ठीक है। कहने का मतलब है कि गोपाल राय और अंग्रेज़ एक साथ थे उस समय, और जो तत्कालीन शासक चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह थे, उनके बीच में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। दूसरा चरण जो चेरो विद्रोह का है वो 1800 से 1818 का है, ठीक है। तो 1800 में हुआ था कि अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा कर, ठीक है, उच्च कर वसूल की जा रही थी, और चेरो जनजाति की, ठीक है, चेरो जनजाति की ज़मीनें छीन ली जाती थी या हड़प ली जाती थी, ठीक है। तो इसके विरोध में भूखन सिंह, ठीक है, नाम याद रखेंगे यहाँ, भूखन सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। दोनों ही विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही हुए थे, ठीक है। चेरो वंश के संस्थापक भगवंत राय थे, ठीक है, भगवंत राय चेरो वंश के ये संस्थापक थे। और ये जो चेरो वंश का शासन था ये बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में था, लेकिन इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पलामू था, ठीक है। झारखंड का पलामू ज़िला ये इसका प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि बिहार में आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी, ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि क्रांतिकारियों के गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर उनको बाध्य होना पड़ा। तो इसी संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई क्षेत्र में, नेपाल की तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता का गठन किया और गुरिल्ला युद्ध में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया, ठीक है। आज़ाद दस्ता की स्थापना करके जयप्रकाश नारायण ने क्रांतिकारियों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि
बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो वहाँ से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन पिक करेंगे, ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई क्षेत्र में की थी। और ये जो दस्ता था ये क्रांतिकारियों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है इनके उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो बिहार विधानसभा में SC सीट जो है, अनुसूचित जाति की जो सीट है वो 38 है, और 2 सीट जो है वो ST शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो टोटल मिलाकर हैं 40, ठीक है। कहीं कहीं आपको 40 ही आंसर देगा, लेकिन उसमें समझना होगा अगर सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पूछता है तो सिर्फ 38 पिक करेंगे, मिलाकर पूछता है तो 40 पिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ 38 ही आंसर है। 2 सीट जो शेड्यूल ट्राइब हैं इनके लिए हैं, ठीक है। ये जो SC ST होते हैं ये सामाजिक रूप से अति पिछड़े वर्गों को संदर्भित करता है, ठीक है। और वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी यहाँ रिवाइज के तौर पे एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या है वो 243 है, जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं ईयर के लास्ट में। और विधान परिषद भी है यहाँ, जिसके सदस्य संख्या की संख्या 75 है। और लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास करवा दिया है, यहाँ एक बार हम लोग रिवीजन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे, इन्होंने किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू के साथ साथ इनके 2 भाई और थे, चांद और भैरव, ठीक है। और साथ में 2 जुड़वा मुर्मू बहनें भी थीं, फूलो और झानो। इन्होंने भी संथाल विद्रोह का समर्थन किया था। वास्तव में जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, ठीक है, और जो अत्यधिक कर की नीति थी उससे संथाल जनजाति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ये संथाल जनजाति जो थी वो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में रहते थे, ठीक है। तो अत्याचार जो अंग्रेज़ों का था और जो अत्यधिक कर की नीति थी उससे संथाल जनजाति बहुत परेशान थी, और इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जो है संथाल विद्रोह किया 1855 में, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू ने किया। और ये 1856 तक चला, 1 वर्ष चला, और अंत में विस्तृत सैन्य कार्रवाई हुई। और उसके पश्चात 1856 में ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए एक पृथक संथाल परगना का निर्माण किया, जिससे शांति स्थापित हुई, ठीक है। तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। क्योंकि ये विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था, तो आज भी झारखंड में 30 जून को हूल दिवस, ठीक है, हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसको संथाल हूल के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। तो सालगिरह का जो प्रतीक होता है उसके रूप में वहाँ पर 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी हमें रखनी भी चाहिए, ठीक है।
तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण बिहार के जो क्षेत्रीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने दिया था 1916 में। ठीक है, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें बिहार से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उन्हीं प्रतिनिधियों में राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण की स्थिति से अवगत कराया, जो वहाँ तिनकटिया व्यवस्था थी नील की खेती के अंतर्गत, उससे जो किसान उत्पीड़ित थे उसके बारे में गांधी जी को इन्होंने बताया और चंपारण आने के लिए उनसे अनुरोध किया। और हम सभी जानते हैं कि 1917 में चंपारण से ही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, ये गांधी युग की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो आप कह सकते हो यहाँ से हुई थी। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है? रोहतास में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। ऑप्शन में सासाराम नहीं, अगर रोहतास देता है तो रोहतास ही हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम है। शेर शाह के मकबरे के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर सूरी का यह मकबरा सासाराम रोहतास में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 को हुआ था। बोलचाल की भाषा में इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, जो करीब 52 एकड़ में फैले सरोवर के बीच में स्थित 122 फीट ऊंचा है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुनः यह अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम उदाहरण है। झील के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह अष्टकोणीय इमारत बड़े सुंदर और संतुलित ढंग से एक गोलाकार गुंबद से ढकी हुई है। मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान था। मकबरे का निर्माण शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही शुरू करवा दिया था, जिसे उसके पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर, ये आरा भोजपुर जिले में है। तो जगदीशपुर के ज़मींदार थे वीर कुंवर सिंह, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। 80 वर्ष की उम्र तक इन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी थी और अंत तक अजेय रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का कौन सा जिला जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो बिहार का पूर्णिया ज़िला जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है और पूर्णिया की सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का संपादन किया था। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को दूर करना था। वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष वे स्वयं थे और प्रथम सचिव NG रंगा थे। बात करें उनकी पत्रिका हुंकार की, तो हुंकार एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे उन्होंने 1940 के दशक में पटना से प्रकाशित किया था। यह पत्रिका किसान आंदोलन और कृषि संबंधी मुद्दों पर केंद्रित थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों
और संघर्षों को व्यापक जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। 1942 में इसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस ज़िले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो बिहार में सर्वोच्च लिंग अनुपात वाला ज़िला है गोपालगंज। यहाँ हर प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो ज़िला है हमारा वो है मुंगेर। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे कम यदि पूछता है सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है तो वो है मुंगेर, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला ज़िला गोपालगंज है। और औसत जो बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ये पूरे बिहार का औसत लिंगानुपात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा था और आई होप आप लोगों को याद भी हो कि पटना, ठीक है, पटना से 99 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है गंगा नदी की। गंगा बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है और 12 ज़िलों से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है 99 किलोमीटर ये पटना से लगती है। ठीक है, लास्ट आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में है? तो वन्य जीव अभयारण्य पर एक डिटेल क्लास चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक भी मैं डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग ज़रूर उसको देखें। ठीक है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी मतलब स्टेट, बिहार का कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको वो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर ज़िले में है। ठीक है, और ये भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्लास का बिहार स्पेशल का, बिहार का जो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका हम लोगों ने क्लास लिया है। और आप लोग पेन डाउन भी करते रहा करिए और रिवीजन ज़रूर करते रहा कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।